हाँ जी बेटा, शांत हो जाइए अब। देख लो भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा केस स्टडी। देखो, कॉन्सेप्ट केस स्टडी का वही होगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है। ठीक है, जो पढ़ा है उसी चीज को थोड़ा सा घुमा फिरा करके आ जाएगा। कई बार केस स्टडी थोड़ा सा परेशान भी करता है, बेसिकली नहीं भी करता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। पहला सवाल देख रहे हैं इसको, अब देखिएगा क्या ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन है कि रमेश द ऑनर ऑफ अ स्वीट सेलिंग शॉप, ठीक है, क्लियर है, द ऑनर ऑफ अ स्वीट सेलिंग शॉप परचेज सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर। एक कार्डबोर्ड शीट उसने लिया है, उसका डायमेंशन क्या है हमारा 25 बाई 40, क्लियर है। तो इसको मैं 25 सेंटीमीटर कहता हूं और ये हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? क्या हो गया, दिक्कत हो रही है? कोई बात नहीं। ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कहा जा रहा है लेट 1 सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट आउट। अब हुआ क्या है, इसके चारों कॉर्नर से, बिल्कुल बुक का सवाल थोड़ा सा घुमा के आ गया, याद करो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसके चारों कॉर्नर से हमने एक एक स्क्वायर काटा, ठीक है। जो स्क्वायर काटा उसका लेंथ x है, मतलब यहां से एक स्क्वायर काट लिया इस कॉर्नर से, सेम इसी साइज का स्क्वायर हमने इस कॉर्नर से काटा, सेम इसी साइज का हमने यहां से काटा और यहां से काटा। ये जो हमने काटा है ना स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो x है। क्या है? x है, ठीक है। जितने भी स्क्वायर हमने काटे सबकी साइड क्या है, चारों की x है। अब क्वेश्चन कहता है कि रीड द अबव एक्सप्रेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जब कट करोगे तो क्या बनेगा, एक ओपन टाइप का बॉक्स बन जाएगा। वही कहा जा रहा है कि गिव द शेप ऑफ अ कंटेनर बाय फोल्डिंग ऑफ द फ्लैग्स। वो कंटेनर ओपन टाइप कंटेनर बन जाएगा, है कि नहीं है। अब कहा जा रहा है एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ ईच कंटेनर एज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। पढ़ा है आप लोगों ने, वॉल्यूम का फंक्शन आना है कंटेनर का। तो इमेजिन करो जब मैं चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर काटूंगा तो जो हमारा बचेगा, हमारे पास कुछ ऐसा पोर्शन बचेगा। और जब मैं इसको फोल्ड करता हूं यहां से चारों साइड से, तो इट वुड बी ओपन टाइप क्यूबाइड बॉक्स। तो डायमेंशन ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, लेंथ उसका हो जाएगा कितना, ये वाला लेंथ होगा ना, और ये पूरा 40 है, सो दिस वुड बी 40 माइनस x, 40 माइनस 2x। ब्रेथ कितना हो गया, 25 है पूरा, x और x चला गया, 25 माइनस 2x। और हाइट कितना आ गया हमारा, x। बुक का सवाल है, इस कंटेनर की हाइट क्या हो जाएगी बेटा, x। तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एल बी और h, है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, वॉल्यूम यहां से l के बदले 40 माइनस 2x, b के बदले 25 माइनस 2x और h के बदले x। तो चेक कर लीजिए आपका वॉल्यूम का फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ x। एनी प्रॉब्लम? पहला पार्ट हो गया कि वॉल्यूम का फंक्शन आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड dv अपॉन dx। क्या निकालना है मुझे, तो बेटा v पता है, dv बाई dx निकाल लोगे। इसको पहले तो आप ऐसे ही लिखिएगा इसको कि जस्ट दो फंक्शन बना दो, आसानी होगी सॉल्व करने में। ये 40 माइनस 2x हो गया और इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये गॉट 25x माइनस 2x स्क्वायर। ऑप्शन में चेक कर लेना कौन सा आपका मैच कर रहा है जो। तो ये वॉल्यूम का फंक्शन आ गया, क्लियर है। जैसे ही फंक्शन बन गया वॉल्यूम का, आगे का प्रोसेस आपको पता है, dv अपॉन dx आ जाएगा, dv अपॉन। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। मतलब कि मैक्सिमम वॉल्यूम का, कंटेनर का वॉल्यूम x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालना है, तो जो dv अपॉन dx आएगा उसको इक्वल टू 0 कर दिया, जो dv अपॉन dx आया उसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ, सॉरी चेक वेदर v हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था, किसी को पता है, किसी को याद है, एनी वन ऑफ यू। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता था जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 है, जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव। तो बेटा वॉल्यूम का फंक्शन बन गया, आप पहला डेरिवेटिव निकाल लोगे, वो तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए यूज हो गया, उसका फिर से डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू x की इस वैल्यू पे 0 आ रहा है तो मैं बोलूंगा वो क्या है, उसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्या हो गया, मतलब ये सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो मैं क्या बोलूंगा, ये वॉल्यूम का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है।
फिर से बता रहा हूं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे चेक करूंगा मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे 0 आ रही है, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो मैं कहूंगा हमारा क्या है, ये हमारा वॉल्यूम का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। कोई दिक्कत वाली बात? इन्फ्लेक्शन पॉइंट समझ में आ गया? जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 है। कोई दिक्कत वाली बात है? आसान सा सवाल था बेटा, कोई समस्या किसी को भी नहीं है? आगे बढ़े, चलिए इस सवाल को देखते हैं, पढ़िएगा ध्यान से इसको। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस, ठीक है, क्लियर है? एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड, ये सेम क्वेश्चन मैंने एक लास्ट ईयर एग्जाम से पहले कराया था, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये 2024 के बोर्ड का क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, 2 डिफरेंट कैटेगरी में बाइक रेस हो रहा है ना। इसके बाद कहा जा रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स है हमारे, ठीक है, एक कैटेगरी बॉयज की होगी, दूसरी कैटेगरी गर्ल्स की हो गई है, ठीक है। इन ऑल देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स, टोटल हमारे 250 पार्टिसिपेंट है। अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। मतलब पहली कैटेगरी से 3 लोगों को सिलेक्ट किया, वो तीनों लड़के जो है वो B1 B2 B3 है। पहली कैटेगरी लड़कों की थी, वहां से मैंने 3 लोगों को सिलेक्ट किया जिसका नाम दे दिया B1 B2 B3। दूसरी कैटेगरी गर्ल्स से मैंने 2 लोगों को सिलेक्ट किया जिसका नाम दे दिया G1 G2। ये नॉर्मल थेसिस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए छोड़िए, अगला बोलता हूं, द बेसिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। पहला क्या है, रवि विशेष टू फॉर्म ऑल द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम B to G। मतलब कि बताओ B to G, रवि जो है वो B to G सारे रिलेशन बनाना चाहता है, ठीक है। तो बताइए हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल, समझे कि नहीं? कितने रिलेशन बन सकते हैं बेटा? सो देखिएगा, नंबर ऑफ में लिखवाया था यहां पे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B जो होता है ना, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? A के अंदर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, A के अंदर 3 एलिमेंट है और B के अंदर, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 6। A के अंदर 3 एलिमेंट, B के अंदर 2, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 6। तो A क्रॉस B में अगर 6 एलिमेंट है तो A क्रॉस B का सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 6। किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं बेटा? जितने एलिमेंट है 2 की पावर उतना। जैसे A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है तो A क्रॉस B का सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 6। सो सिंपल सी बात है, पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B to G क्या हो गया बेटा? इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B क्रॉस C, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B क्रॉस C, और B क्रॉस C कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर, यानी कितना हो गया? 64। क्लियर है? तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B to G क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B क्रॉस C, दैट इज 2 की पावर 6, दैट इज 64। कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? राइट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। तो देखिए बेटा, G है क्या हमारा? G है हमारा G1 G2, है ना। अब स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम G to G। G पे लिखना है यानी कि G to G, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं, इसके अंदर एलिमेंट हो गया G1 G1 और G2 G2 G2। ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और तो ये क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G है हमारा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि देखिए सेम एलिमेंट है, G1 G1 G2 G2, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। G1 G1 है तो इसका उल्टा G2 G2 भी है, सॉरी G1 G1 का उल्टा G1 G1, ये सिमेट्रिक भी है एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव का क्राइटेरिया G1 G1 के बाद कुछ और हो ही नहीं रहा ऐसा, तो ऑब्वियसली हमारा ये ट्रांजिटिव है, समझे कि नहीं? So this is the smallest equivalence relation on G, which is reflexive, symmetric as well as transitive. कोई दिक्कत वाली बात? Any problem? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बेटा, देखिए ध्यान से, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है आर्का अबाउट 2 केजेज ऑफ वर्ड्स। आर्का ने वर्ड के 2 केजेज खरीदे, ठीक है। केज 1 कंटेन्स 5 पैरेट्स एंड 1 ऑल। केज 1 में हमारा
5 पैरेट्स है और 1 ऑल है, ठीक है। केस 2 की बात करें, केस 2 कंटेन्स 6 पैरेट्स, यहां पे 6 पैरेट्स है, कोई दिक्कत है? केस 1 और केस 2 की बात हो रही है, समझ में आया बेटा? अब हुआ क्या मामला यहाँ पे, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी का सवाल है भाई। सबसे पहला कहा जा रहा है वन डे आर्का अबाउट टू लॉक बोथ केजेस एंड 2 वर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। हुआ क्या है, केज 1 से केज 2 में 2 वर्ड उड़ के चले गए, केज 1 से केज 2 में 2 वर्ड उड़ के, फिर क्या हुआ, देन 2 वर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 टू केज 1। अब केज 2 से केज 1 में 2 वर्ड वापस आ गए, पहले यहां से 2 यहां गए, फिर यहां से 2 यहां आ गए। अब वो 2 कोई भी हो सकते हैं, यहां से वहां 2 कोई भी गए होंगे, पता नहीं है, वहां से 2 कोई भी आए होंगे, जरूरी नहीं है कि जो गए वही आए होंगे, है ना। आगे कहा जा रहा है कि कुछ आगे बता, ऑल वर्ड्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ फ्लाइंग, वही जो मैं कह रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन 2 वर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2, 2 वर्ड यहां से वहां गए एंड 2 वर्ड्स फ्लू बैक, जैसा क्वेश्चन था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल इज स्टिल इन केज 1। ऑल जो है वो स्टिल केज 1 में, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा, ये किसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ना तो सिंपल सा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है ये, ना तो आपका बेस थ्योरम है, ना कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इवेंट ए बना रहा हूं मैं, पहले ए पता है क्या होगा कि 1 पैरोट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2, केज 1 टू केज, पहला मैंने क्या माना है कि जो केज 1 से केज 2 में जाएगा वो क्या हो सकता है बेटा, एक पैरेट चला जाए और एक उल्लू चला जाए, ऐसा हो सकता है। एक इवेंट बी बना रहा हूं मैं, बी क्या हो गया बेटा, दोनों यहां से पैरेट चला गया, ऐसा हो सकता है। 2 पैरेट फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2, केज 1 टू केज, यहां से एक दूसरा इवेंट मैंने क्या बनाया कि 2 पैरेट यहां से वहां चले गए, है ना बेटा। तीसरा इवेंट सी बना रहा हूं मैं, सी क्या बना रहा हूं कि ऑल ऑलरेडी हमारे पास केस 1 में है, क्लियर है। केस सी बना रहा हूं मैं, ऑल इज स्टिल इन केज 1, स्टिल इन केज, और इसका एक सी का कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं मैं यहां पे कि ऑल इज नॉट इन केज 1, ये केज 1 में नहीं है, ऑल जो है हमारा वो केज 1 में नहीं है। ये सारे हमारे इवेंट्स डिफाइन हो जाएंगे, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। तो सबसे पहली बात हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा क्या पता होना चाहिए बेटा कि सैंपल से टोटल एलिमेंट क्या है। तो सारी पॉसिबिलिटी जो हमारी बनेगी, मैं निकालूंगा यहाँ पे ए और सी का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, लॉजिक समझना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं मैं, मतलब क्या हुआ, ए भी हो और सी भी हो, ए भी और, मतलब क्या हुआ बेटा, ए भी और सी भी हो, मतलब एक पैरेट यहां से उड़ जाए और एक ऑल उड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? क्या बी और नहीं, सर उसमें से एक उड़ गया तो फिर सी में रहेंगे, क्या चीज, ए में से चला गया ना, हाँ, तो वो केज 1 में कैसे रहेगा बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 2 पैरेट्स फ्लू फ्रॉम केज, ये सारे इवेंट्स बनाए मैंने, रिलेशन नहीं है इनमें कुछ भी, इसको इससे मत जोड़ो आप बोलोगे सर ये वाला हुआ तो ये कैसे हो गया, तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, 4 मैंने इवेंट्स डिफाइन किए हैं। हाँ हाँ, 2 पैरेट उड़ के गए, हाँ तो लेकिन इसको इससे मत जोड़ो ना आप, आ जाओ बेटा, इसको आप इससे मत जोड़िए, ये अलग इवेंट हो गया, अलग इवेंट हो गया। जैसे मैं नहीं कह सकता हूँ 1 3 5 के होने को मैंने इवेंट ए बोल दिया और 5 के होने को मैंने इवेंट बी कह दिया, पॉसिबल है ना। जब मैंने सपोज एक डाई को थ्रो किया तो मैं कह सकता हूँ भाई कि 1 3 5 को मैंने इवेंट ए कह दिया और ओनली एक 5 होने को मैंने इवेंट बी कह दिया, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना जी। तो आप बोलोगे सर 1 3 5 को आपने इवेंट ए बोला, फिर 5 को फिर आपने इवेंट बी कैसे बोला, मेरी बात नहीं समझे। जैसे मैं कह रहा हूँ एक इवेंट ए बना रहा हूं मैं 1 3 5 के होने को, डाई फेंका है मैंने, और इवेंट बी बना रहा हूं 5 के होने को, पॉसिबल है ऐसा। तो ऐसा कैसे हो गया भाई कि ए बी हो गया, 5 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, 5 आने को मैं इवेंट ए भी कह रहा हूं और 5 आने को बी भी कह रहा हूं। तो पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ऐसा कुछ पढ़े हो ना, बस वो चीज है। तो
तो हम इवेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, इवेंट्स तो कैसे भी बन सकता है कि नहीं है? अब देखिएगा बेटा क्या हुआ। तो ये हमने इवेंट्स बनाए हैं, ठीक है। अब मैं सारे पॉसिबल आउटकम्स ले रहा हूं। सबसे पहली बात, ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट होंगे? ए जितनी पॉसिबल, मैं सैंपल स्पेस डिफाइन कर रहा हूं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं ए इंटरसेक्शन सी में, थोड़ा सा सवाल है ऐसा जो आपको एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस का सवाल यहाँ पे आ रहा है, ये कोई प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब क्या हुआ बेटा, ए भी हो और सी भी हो, मतलब कि ये वाला, मतलब एक पैरेट यहां से फ्ली करे और एक आउल उड़ जाए। क्लियर है? थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझना, उसके बाद बताऊंगा। तो यहां से एक पैरेट कितने वे में जा सकता है बेटा? 5 में से एक पैरेट, 5 में से। कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम? अब क्या हो जाए उसके बाद, उल्लू, एक उल्लू चला गया तो 1 में से एक, 1C1 है ना। अब यहां पे आउल होना भी चाहिए, यहां पे आउल होना भी चाहिए। अब यहां से उड़ के आना है वापस, 2 यहां से वापस भी आ रहे हैं ना। अब देखो बेटा, पैरेट यहां पे एक और चला गया, कितने पैरेट हो गए? 7। यहां कितने पैरेट हो गए? तो 2 जब उड़ के आ रहे हैं, और 2 उड़ के कैसे आ सकते हैं बेटा? 7 में से, 7 में से हमारा सपोज एक आ गया, और एक उल्लू तो वापस चाहिए, क्योंकि एक उल्लू वापस चाहिए, है कि नहीं है? तो 7 में से एक आ जाए और बाकी 1 में से एक आ जाए। कोई दिक्कत वाली बात? ये टोटल आउटकम हो गया, कितना कितना हो गया? ये 5C1 हो गया 5, ये 1 हो गया, 7C1 हो गया 7, और ये 1 हो गया, तो 35। मतलब इसके फेर में 35। लॉजिक समझे ना भाई? यहां से 5 में से एक गया, फिर 1 में से एक गया। अब क्योंकि उल्लू वापस भी आनी है, तो वहां से 1 में से एक तो वापस आएगा, सी है ना, तो आउल ऑलरेडी होना चाहिए केस 1 में, तो एक वापस आ गया, फिर बाकी पैरेट हो गया वहां पे 7, क्योंकि एक उड़ के गया था ना, तो 7 पैरेट हो गया। पहले 6 था, एक उड़ के गया 7, 7 में से एक वापस आ गया। चलिए अब मैं निकाल रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी डैश। ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ए हो और सी भी हो, सी डैश भी हो, ए भी और, मतलब समझना क्या हुआ, ए हो मतलब एक पैरेट और एक आउल गया, तो 5 में से एक गया और 1 में से एक गया, कोई दिक्कत? अब सी डैश हो, सी डैश का मतलब आउल नहीं है केज 1 में, अब आउल नहीं है केज 1 में, मतलब वहां से आउल वापस नहीं आई, वहां से आउल, मतलब 2 कौन से आए? पैरेट आए हैं, यानी 7 में से 2 आए हैं, इंटू 7C2। कितना हो गया बेटा? ये 5 हो गया, 1C1 और 7C2 कितना होता है? 21, 105। समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? अब मैं निकालू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी भी और सी भी हो, 2 पैरेट गए यहां से वहां, 2 पैरेट गए, क्लियर है? तो क्या हुआ बेटा, जब 2 पैरेट यहां से आ गए तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 में से 2 गए, 5C2। जब पैरेट गए तो वहां पे कितने हो गए बेटा? 8 हो गए, कितने हो गए? 8 पैरेट होगा, 8 में से 2 उल्लू तो गया ही नहीं, तो 8 में से 2 वापस आएंगे, तो 8 में से कोई भी 2 वापस आ सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमारा 5C2 की वैल्यू 10 हो गया, 5C2 की वैल्यू 10 हो गया, और 8C2 कितना हो जाएगा? 28। ये हो गया हमारा, ये आ गया बेटा हमारा 280। कितना आ गया? अब मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब बी इंटरसेक्शन सी डैश, बी हो, 2 पैरेट, 2 पैरेट चले गए यहां से, तो कितने पेज में जाएंगे बेटा? 5C2, ठीक है, 5C2, ये तो हो गया मेरा 5C2, और बाकी वहां पे 8 हो गए हैं, और ऑल इज नॉट, ये तो हमारा देखो, हाँ, बी इंटरसेक्शन यहाँ पे क्यों बी इंटरसेक्शन सी बोला ना, ऑल इज स्टिल इन केस 1 है बेटा, तो यहाँ तो 8 ही करूंगा ना, तो 2 पैरेट गए यहां से, तो 5C2, 2 पैरेट यहां से गए 5C2, तो वहां से जो कितने हो गए? 8 हो गए, 8 में से 2 आए, है कि नहीं है? तो हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन सी डैश निकाल लिया, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया। बी इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब क्या हुआ बेटा? बी हुआ है, 2 पैरेट गए, 2 पैरेट गए 5C2, और ऑल इज नॉट इन केस 1, ये तो गलत बात है, जब 2 पैरेट जाएंगे तो ऑल तो केस 1 में रहेगा, नहीं समझे भाई? जब यहां से 2 पैरेट जा रहे हैं तो सी डैश कैसे हो सकता है? सी डैश नहीं हो सकता ना जी, इलॉजिकल हो गया ना, मेरी बात समझे कि नहीं? जब 2 पैरेट यहां से गए तो एक ऑल तो रह ही गया ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0।
ये क्या हो जाएगा मेरा 0 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो गया, ऐड कर दो 280 380 385 390 420। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई मैं ओरली जोड़ रहा हूं, देयर माइट बी एनी मिस्टेक, ध्यान से देखना है। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे सैंपल स्पेस में, ठीक है। अब मैं सवाल पे आता हूं, सवाल क्या बोलता है बेटा, पहला सवाल क्या कह रहा है मेरा, when two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back, find the probability the owl is still in cage 1। मतलब मुझे क्या निकालना है, owl is still in cage 1, probability of C। क्या निकालना है बेटा, पहले पार्ट में मुझे निकालना है probability of C। probability of C क्या होगा बेटा, मतलब ऑल इन केज 1, इसका मतलब या तो ए हो और ये दोनों साथ में हो, या तो ये दोनों साथ में हो, मतलब ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी। जो केसेस हमने बनाए इसके अकॉर्डिंग ये वाला केस हो और ये वाला हो, और ये होना नहीं, ये इसको लेना नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी, यानी मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन कितने एलिमेंट है 35, टोटल सैंपल इसमें 420। बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा, बी इंटरसेक्शन कितने एलिमेंट है 280 और डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट 420। तो ये कितना आ गया हमारा 280 315 315 अपॉन 420। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। अगला पार्ट क्या बोलता है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि when two birds flew from cage 1 to cage 2 and bird, ठीक है, the owl is still in cage 1, what is the probability that one parrot and the owl flew from cage 1 to cage 2। मतलब क्या निकालना है बेटा मुझे, probability of A when C has been occurred, ये निकालना है ना, मुझे निकालना है बेटा probability of A when C has been occurred। owl still cage 1 में है, हाँ बेटा बैठ जाओ, owl still cage 1 में, इसका मतलब और क्या चांस है कि वन पैरेट और वन ऑल फ्ली हुए थे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब सी हो चुका है, तो ए निकालना है ना, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन कितने एलिमेंट है 100, ए इंटरसेक्शन 35 एलिमेंट है, तो 35 बटा 420 और डिवाइड बाय सी की प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकाला 315 बटा, कैंसिल आउट, आंसर इज 35 बटा 315। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये सवाल था कि ऐसा कोई किसी आई नोट से कि किसी लॉजिक से आया हुआ है, ये बेसिक सा प्रोबेबिलिटी का सवाल था। आई से कि ये थोड़ा हॉट क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आपके कॉमन सेंस लग रहे हैं, बात समझ रहे हो, क्लियर है या नहीं। अब आता हूं मैं नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा क्या है, जो अ सैंड बैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है, बलून से हमने 60 मीटर के हाइट से हमने एक सैंडबैग फेंक दिया नीचे, क्लियर है, मतलब t बराबर 0 पे वो 60 मीटर पे है, जब टाइम 0 है ना, ऊपर से फेंका ना, तो जब गिराया होगा तो नीचे से जो हाइट है वो 60 मीटर है, t 0 पे जो हाइट दिया हुआ 60 मीटर है, पहला पॉइंट ये होगा क्लियर। आगे देखिएगा, when the angle of elevation of the sun is 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, है कि नहीं है, द पोजीशन ऑफ द सैंडबैग इज गिवन बाय द इक्वेशन, सैंडबैग का जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है, बाई क्या है इसकी हाइट है, बाई क्या है हमारा हाइट और टी हमारा टाइम है, टी हमारा क्या है बेटा टाइम है, मतलब इस इक्वेशन से भी देखिए अगर आप टी की वैल्यू 0 डालोगे, टाइम 0 पे क्या होगा भाई 60 आ रहा है ना, जब टी 0 डालोगे तो बाई क्या आएगा, मतलब जब टाइम 0 पे हमारी हाइट क्या है 60 है, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई, ठीक है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द शैडो एट पी, हमें एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, तो मैं क्या करता हूं बेटा पी क्यू आर ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में tan 30 ले लूं, tan 30 क्या हो गया हमारा क्यू आर अपॉन पी क्यू, tan 30 हो गया 1/√3, क्यू आर मेरा कितना आ गया, क्यू आर मुझे क्या दिया हुआ y दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गया बेटा √3y, रिलेशन आ गया हमारे x और y में, क्या भाई शुभम जी, तो हमारा x और y में रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे कि नहीं। ये पहला पार्ट डन हो गया, सेकंड पार्ट की बात करता हूं मैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैंडबैग बी 35 मीटर्स ऑफ द ग्राउंड, कितने समय के बाद सैंडबैग 35 मीटर ऊपर होगा,
मतलब आपको डिस्टेंस हाइट दिया हुआ है 35, तो टी आ जाएगा भाई। इस रिलेशन से बाई आपको दिया हुआ है 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो जब वेन y इक्वल टू 35 होगा बेटा, बाई आपको 35 दिया हुआ है, तो क्या हो गया 35 इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। साइड चेंज कर दो, 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 60 माइनस 35, 60 माइनस, तो 4.9 टी स्क्वायर क्या आ गया बेटा यहां से हमारा 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया हमारा 25। सो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गया 25 अपॉन 4 पॉइंट, डेसिमल गया ऊपर 10 हो गया बेटा, तो आ गया टी स्क्वायर की वैल्यू 250 बटा 49 है कि नहीं है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, चलो ये इसकी वैल्यू आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा 5/7, इसका रूट हो गया 5, 7, इसका रूट 10, 10 का हो गया 5√10/7 सेकेंड आ गया। जब टाइम इतना होगा तो हाइट कितना होगा बेटा 35। कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई प्रॉब्लम है किसी को कि जब टाइम इतना होगा तो हाइट क्या होगी 35? कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या बोलता है मुझे, फाइंड द रेट एट विच द शैडो ऑफ द सैंडबैग इज ट्रैवलिंग अलोंग द ग्राउंड व्हेन द सैंडबैग इज एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द शैडो ऑफ द सैंडबैग इज ट्रैवलिंग, है ना, शैडो किस रेट से ट्रैवल कर रहा है। कोई दिक्कत है तो देखिएगा, जब आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हाइट आपको दिया हुआ है 35 मीटर। जब हाइट 35 हो तो ऑब्वियसली बात है टाइम उस समय कितना होगा, जब हाइट 35 होगा तो भाई मतलब टाइम टी की वैल्यू इतना होगा। चलिए, तो एक्स आपको क्या दिया बेटा तीसरे वाले पार्ट में, हमने अभी एक रिलेशन निकाला, एक्स की वैल्यू क्या निकाली मैंने √3/, क्या निकाला √3/। शैडो एक्स ही है ना, शैडो क्या है, तो मुझे dx/dt निकालना है। क्या निकालना है, dx/ रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो निकालना है, मतलब मुझे dx/dt निकालना है। ठीक है, चलो बाई की वैल्यू डालता हूं, बाई क्या हो गया मेरा, बाई क्या दिया बेटा मुझे 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। चलो डी, अब dx/dt निकालो, dx/dt क्या हो गया मेरा √3, तो एज इट इज 60 का 0 और माइनस 9.8 टी, है कि नहीं है, ये आ जाता है -9.8 √3 इंटू टी। अब ऑब्वियस सी बात है आपको क्या निकालना है बेटा dx/dt की वैल्यू, कब, जब टाइम की वैल्यू इतना होगा, तो एट t इक्वल टू 5√10/7। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बताना है जब हाइट 35 हो उस समय क्या होगा। क्लियर है, हाइट 35 हो उस समय क्या होगा, तो हाइट के लिए तो बाई चाहिए मुझे, बाई तो है नहीं इसमें, तो टी तो लेकिन मेरे पास है ना, क्योंकि हाइट 35 तभी होगा जब टाइम इतना हो। अभी निकाला था आपने, हाइट 35 तभी होगा जब टाइम क्या हो इतना हो। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू डाल दो इसमें, तो -9.8 √3 और टी के बदले 5√10/7, ये हो गया एक्स है ना, तो मीटर, मीटर में है ना, मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इस रेट से डिक्रीज करेगा। नेगेटिव का मतलब क्या बता रहा है बेटा, इस रेट से वो डिक्रीज करेगा, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे क्या बोलता है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द शैडो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग व्हेन 2 सेकेंड्स हैव elapsed, जब 2 सेकेंड elapse हो गया है तो हाइट ऑफ द शैडो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो बेटा यहां से आ जाएगा वो, तो देखिएगा चौथे वाले पार्ट में, इसका जो और वाला पार्ट है बाई की मैं यूज कर लेता हूं क्योंकि हाइट की बात हो रहा है मुझे। इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा कौन सा लूँ, मुझे dy/dt निकालना है, हाइट निकालना है ना, तो dy क्योंकि टाइम दिया हुआ है, तो dy/dt क्या हो गया बेटा 60 का 0 माइनस 9.8 टी, है ना। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy/dt की वैल्यू कब, जब टाइम 2 सेकेंड हो, जब टाइम, तो क्या आ गया -9.8 इंटू 2, ये मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि 17, कितना हो गया 17 पॉइंट, सॉरी हाँ 2 seconds have elapsed. हाँ 2 सेकंड, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो गई है, टाइम 2 सेकंड हो गया है, तो हाइट किस रेट से चेंज कर रहा है, मतलब आपको dy/dt निकालना है कब, जब t की वैल्यू 2 है। तो बताओ मोनिया समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात है। तो देखो केस स्टडी में वही होता है बेटा, आपको समझना होता है किसका क्या इस्तेमाल करना है, ये आपको सब पकड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इस सवाल को देखिए, अ सेल्समैन रिसीव्स अ कमीशन फॉर ईच सेल ही मेक्स, खाली समझने की कोशिश करो, क्लियर है। चलिए सब कुछ दिया हुआ है, मुझे देखते ही समझ में आ गया, क्या करना है, के निकालना होगा, निकाल लूंगा मैं के, बस एक नया चीज इस क्वेश्चन में आ रहा है, बस एक नया चीज आ रहा है भाई साहब, चले अगर तो सुला देगा आसपास वालों को, तो बेचारी 80 महीने में एक दिन आती है। हाँ तो क्या मतलब सर्टिफिकेट मिल गया, कहीं भी फैल जाओ। हाँ जी देखिएगा, पहले पार्ट में के निकालना है बेटा, क्या निकालना है, तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, के कैसे निकालोगे,
सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, तो ये हो गया 0.42 प्लस 3k प्लस 0.3 प्लस 0.05 प्लस 2k प्लस 0.03 इक्वल टू 1। के की वैल्यू आ जाएगी यहां से, क्या आ रहा है भाई के 3 2 5k, 5k और ये हो गया हमारा, इसको ऐड करो क्या मिलेगा बेटा 0.08 0.38 0.38 80 हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, हाँ 0.80 हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है इक्वल टू 1। तो यहां से 5k की वैल्यू क्या आ गया 0.20, k की वैल्यू क्या आ गया नीचे 100 हो गया 25 था, तो ये आ गया बेटा 1/, k की वैल्यू आ गया 1/25, समझे कि नहीं। आगे देखिए, इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या निकालना है 4 5, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 है कि नहीं है। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 2k, 5 की क्या है 0 पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, हाँ 3 भी होगा सॉरी, 3 4 और 5 डाल दो सारी वैल्यूज। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.05 प्लस 2k और ये हो गया 0 पॉइंट, तो k की वैल्यू डाल दो बेटा 2k प्लस 0.08, k मुझे पता है डाल दो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्या बोलता है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वीकली इनकम ऑफ द सेल्समैन अज्यूमिंग ही वर्क्स 5 days पर वीक। हफ्ते में 5 दिन काम करता है तो वीकली इनकम क्या होगा। तो बेटा आपको एक कंडीशन यहां पे दिया हुआ है, हिज डेली इनकम, उसका जो डेली इनकम है ना वो इस रिलेशन से गिवन हुआ है, तो आपको पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। आपको पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालने के लिए आपको पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ, हिंट दे रहा हूं मैं इसको, आप खुद करेंगे। आपको पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। एक्स का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, क्या बताया था मैंने 0 इंटू मल्टीप्लाई, यही होता था ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला, समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यही होता था। तो आपको एक्सपेक्टेड डेली इनकम जो होगा ना बेटा, एक्सपेक्टेड डेली इनकम जो होगा वो ऐसे निकाला जाएगा। कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, क्योंकि डेली इनकम वाई है ना, डेली इनकम क्या है मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई निकालना है। और बाई क्या दिया हुआ मुझे, बाई क्या दिया हुआ है मुझे 800x प्लस, इसका एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया 800 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 50 का एक्सपेक्टेशन 50 होगा। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपने निकाल लिया, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपने निकाल लिया होगा, डाल दो एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई का मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सपेक्टेड डेली इनकम, मतलब कि एक्सपेक्टेड का मतलब एक्सपेक्ट है, ये कंफर्म नहीं है, मतलब एक दिन का जो एक्सपेक्टेड डेली इनकम है वो आपका कुछ ऐसा है। तो एक दिन का अगर इतना जो भी आ गया आपका, वन डे का आ जाएगा यहाँ से, तो आपको बोल रहा है 5 days का बताओ, इंटू 5 कर दोगे, बात समझ रहे हो। आपसे बोलेगा इंटू 5 days का बताओ, 5 से इंटू कर दोगे। अगले पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वीकली इनकम, अगर वो हफ्ते में 3 दिन काम करता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितने दिन काम करेगा उतने से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना। वीक में 5 दिन काम करेगा इंटू 5 कर दूंगा, वीक में 3 दिन काम करेगा इंटू 3 कर दूंगा, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है। वो 5 days काम कर रहा था इंटू 5 कर दूंगा। तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई का मतलब क्या आ गया, एक्सपेक्टेड डेली इनकम आया, मतलब डेली एक दिन के इनकम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन काम करता है इंटू 5 कर दो, हफ्ते का एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। 4 दिन काम करता है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिन करता है 3 दिन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, समझे कि नहीं, सॉर्टेड है मामला। चलिए ये देखिए बेटा इजी सवाल, एन आर्किटेक्ट इज डेवलपिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, है ना। कैसा बन रहा है प्लॉट, डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, ही सेड लेंथ इज डिक्रीज बाय 25, अगर लेंथ को 25 कम कर दिया, ब्रेथ को 25 बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया 625, ठीक है। और अगर लेंथ को 20 कम कर दिया, ब्रेथ को 10 बढ़ा दिया, एरिया कम हो गया 200। फॉर्मुलेट लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, चलो भाई ठीक है, ये एक्स हो गया इसका लेंथ, वाई हो गया ब्रेथ। क्या बोलता है बेटा, सबसे पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर लेंथ को मैंने 25 कम कर दिया, लेंथ को मैंने 25 कम कर दिया एंड ब्रेथ को मैंने 25 बढ़ा दिया, ब्रेथ को मैंने 25, तो एरिया मेरा 625 बढ़ गया। एरिया कितना होता है लेंथ टू ब्रेथ, एरिया क्या होगा इसका
ये 625 हमारा बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 625। सॉल्व कर दो बेटा इसको। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का, डिटर्मिनेंट इक्वेशन सॉल्विंग। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्स वाई प्लस 25x माइनस 25y माइनस 625 इक्वल टू एक्स वाई प्लस, बेटा एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, 25x माइनस 25y इक्वल टू 625 प्लस 625 1250। चाहो तो इसको डिवाइड बाई 25 कर दो, डिवाइड बाई थोड़ा छोटा बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 50। पहला इक्वेशन आ गया बेटा, ठीक है। अगला कंडीशन क्या कहता है, लेंथ इज डिक्रीज बाय 20, यानी ये x माइनस 20 हो जाए, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10, ब्रेथ हमारा प्लस 10 हो गया, तब एरिया क्या होता है बेटा, 200 कम हो जाता है। एरिया हमारा 200, अब ये क्या बन गया मेरा, एक्स वाई प्लस 10x माइनस 20y और माइनस 200, ये हो गया बेटा एक्स वाई माइनस 200। एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, माइनस 200 कट गया, क्या बचा, 10x माइनस 20y इक्वल टू 0, 10 कॉमन ले लिया, x माइनस 2y इक्वल टू, तो ये हो गया बेटा सेकंड इक्वेशन। क्या क्वेश्चन कह रहा था, फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, बन गया लीनियर इक्वेशन, पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब एक्स और वाई निकालना है, इनको सॉल्व करके बताया ना तरीका सॉल्व करने का, एक्स और वाई निकालना है। दो इक्वेशन आ गया बेटा, तो क्या तरीका बताया था, एक मैट्रिक्स ए बनेगा, वेरिएबल का मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, 1 माइनस 1 1 माइनस 2, एक मैट्रिक्स एक्स होगा वेरिएबल का मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स बी होगा, बी किसका मैट्रिक्स, राइट साइड वाले का 50 0, कोई दिक्कत वाली बात। फिर आप लिखते थे ए एक्स इक्वल टू बी, याद आया, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आती थी, ए इनवर्स बी, नंबर फर्स्ट थर्ड इक्वेशन कह दिया इसको। अब ए पता है मुझे, ए इनवर्स निकाल लूंगा, माइनर कोफैक्टर वाला तरीका यूज करना है भाई, शॉर्टकट मत यूज कर लेना इसमें। तो ए का इनवर्स आ जाएगा, जब ए इनवर्स आ गया बी से मल्टीप्लाई कर दो, 100y की वैल्यू आ जाएगी। बताओ आ जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया। तो इतना कुछ करते हैं बेटा, इसको एक बार ध्यान से समझो, फिर आगे लेता हूं फिर मैं।